हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मल स्ट्रेसेस एंड थर्मल स्ट्रेन को। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को भी पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। और अगर मैं बात करूँ पिछले लेक्चर की, तो पिछले लेक्चर यानी कल जो है हमने स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में पढ़ा था। जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, जो भी बेसिक फार्मूलाज होते हैं इलास्टिक कांस्टेंट से रिलेटेड, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो गया, या फिर जो भी चीज़ें हैं ई जी के क्या क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में, पॉइजन रेशियो के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियोज़ में पढ़ लिया है, पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप कि आपने उन चीज़ों को पढ़ लिया होगा। ठीक है, और अगर नहीं कंप्लीट किया तो मेरे भाई कंप्लीट कर लो, क्योंकि आगे चल के जो है जैसे जैसे हमारा वर्किंग लोड बढ़ने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम का जो डेट है वो काफ़ी नज़दीक आ रहा है। अब बस हमारे पास अप्रॉक्स 60 डेज़ ही बचे हुए हैं। तो ये डेज़ जो हैं, मतलब ये 60 दिन जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इनमें हमें रिवीजन भी करना है, पीवाईक्यूज़ भी सॉल्व करने हैं, और भी बहुत कुछ करना है। तो आप मेक श्योर करें कि आप जो है, आप जो भी काम जो मैं मतलब इस समय जो भी मैं लेक्चर्स कंप्लीट करा रहा हूँ, उसे वो आप इसी समय कंप्लीट करते हुए चलें। ठीक है, और रहेगी बात अगर टाइम टेबल की, तो बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त थे जो मुझे कह रहे थे कि टाइम टेबल प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि वो टाइम टेबल चाहते हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे। तो उनके लिए मैंने टाइम टेबल डाल दिया है। तो अगर उन्होंने नहीं देखा तो वो चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और बात करें अगर आज की वीडियो की, तो फिलहाल जो है आज मतलब इस समय हम लोग सोम और सीटी, ठीक है, सोम और सीटी ये दो सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर रहे हैं, पैरेलली कंटिन्यू कर रहे हैं, पैरेलली कंप्लीट कर रहे हैं। और उसी सीरीज़ में जो है आज जो है हम लोग थर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ेंगे और एस एफ डी बी एम डी पढ़ेंगे। तो ये जो दोनों टॉपिक्स हैं, एस एफ डी बी एम डी और थर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं किसी भी एज एग्जाम में। तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे कि जो है आपकी ये कॉन्सेप्ट जो है वो बेहतर तरीके से क्लियर हो सके, और आप अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकें, और अपने सिलेक्शन को गारंटीड कर सकें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है। तो इसके बारे में मैं एक छोटा सा आपको इंट्रो दे देता हूँ कि जब भी अगर कोई हमारा बार है, ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे टेम्परेचर में हम इंक्रीमेंट करेंगे, जब भी हम हमारे सराउंडिंग के जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज़ करेंगे, तो जो भी हमारे मटेरियल्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे मटेरियल्स हैं, वो कोई भी मटेरियल हो, वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं जो है वो एक्सपैंड होता है। उसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं ढीला हो जाता है। ठीक है, जो उसके एटम्स है वो दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, थोड़े थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है उसमें एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उसमें एक्सपेंशन होगा, और इसके वजह से अगर देखिए, आप ध्यान दीजिए कि मान लीजिए ये बार है, ठीक है, ये कोई एक बार है, ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ठीक है, ये कहीं तरफ से भी, किसी तरफ से भी जुड़ा नहीं है। तब आप अगर आप क्या बोलते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, तो हो सकता है कि टेम्परेचर वजह से कहीं एक्सपैंड करके थोड़ा सा इतना बड़ा हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेन तो जनरेट हो गया, बिना फोर्स के हम यहाँ पे स्ट्रेन जनरेट करा ले रहे हैं, बिना फोर्स के हम यहाँ पे स्ट्रेन जनरेट करा ले रहे हैं, बट स्ट्रेस नहीं जनरेट करा सकते। ठीक है, और स्ट्रेस जनरेट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो स्ट्रेस जनरेट कराने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमें इसके साइड्स को जो है रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, रिस्ट्रेन करना पड़ेगा। तो अगर ये जैसे मैंने यहाँ पे ये बार दिखाया है, अगर इस बार के एंड्स को हम रिस्ट्रेन कर दें, ठीक है, और हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें, तो ये एक्सपैंड होने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये एक्सपैंड होने की कोशिश करेगा, और एक्सपैंड ना हो जाने, मतलब एक्सपैंड होने की कोशिश तो करेगा लेकिन कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो कर नहीं पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अपने आप ही इसमें एक जो है इंटरनल स्ट्रेस जो है जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो उस स्ट्रेस को जो है हम लोग थर्मल स्ट्रेस में फाइंड आउट करते हैं, और जो स्ट्रेन इस टेम्परेचर की वजह से आएगा उसे हम थर्मल स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें थर्मल स्ट्रेन के फॉर्मूला की, तो होता है हमारा डेल्टा एल इजिकल्स टू एल एल्फा डेल्टा टी। क्या होता है, डेल्टा एल इजिकल्स टू एल एल्फा डेल्टा टी। और अगर इसी में हम चाहें, अगर हम स्ट्रेन की वैल्यू को फाइंड आउट करें, तो हमारा स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल। तो इसको अगर हम एल से डिवाइड कर दें, तो हमारा ये एल से एल कट जाएगा। मतलब अगर हम बात करें हमारे स्ट्रेन की, जो कि हमारा एप्सिलॉन से हम शो करते हैं, एप्सिलॉन टी, ठीक है, मतलब थर्मल स्ट्रेन, एप्सिलॉन टी इसको क्या हो जाएगा, अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पे अल्फा क्या है, तो ये अल्फा जो है वो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है। क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है। और अगर हम बात करें बेसिकली स्टील की, यहाँ पे मैंने वैसे बताया है, लेकिन स्टील का आपको बेसिकली याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कितना होता है, 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 पर डिग्री सेल्सियस, इतना जो है हमारा अल्फा का वैल्यू है स्टील का। ठीक है, कोई भी स्टील, माइल्ड स्टील या फिर HYSD कोई भी। और डेल्टा टी तो आपका इंक्रीज इन टेम्परेचर है। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम स्ट्रेस की वैल्यू निकालने की कोशिश करें, हमारे थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू निकालने की कोशिश करें, तो हमारा कितना होगा, ई अल्फा डेल्टा टी। क्या हो जाएगा, ई अल्फा डेल्टा टी। अच्छा, अब एक चीज़ देख लीजिए, मैंने जैसा आपको बताया था कि व्हेन बार इज नॉट रिस्ट्रेन देन देयर विल बी नो स्ट्रेस बट स्ट्रेन विल अकर, जैसा मैंने अभी आपको समझाया। और अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं,
टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं, मतलब क्या होगा, मतलब जो ये है बार है वो एक्सपैंड होने की कोशिश करेगा, ठीक है, और एक्सपैंड होने की कोशिश करेगा, और उसे हमने रिस्ट्रेन कर दिया, ठीक है, उसे अगर हमने रिस्ट्रेन कर दिया तो कहीं ना कहीं उसमें जो है कैसा स्ट्रेस डेवलप होगा, तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है। अगर आपने उसके एंड्स को जो है रिस्ट्रेन कर दिया तो जो आपका स्ट्रेस डेवलप होगा वो कैसा होगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा। और अगर आपने जो है टेम्परेचर को घटाया है, टेम्परेचर को डिक्रीज किया है, मतलब कि अब क्या होगा, मतलब कि वो जो मटेरियल है जो एक्सपैंड होने की कोशिश कर रहा था वो अब क्या करेगा, वो अब श्रिंक होने की कोशिश करेगा, सिकुड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन क्योंकि उसके बॉडीज हमने एंड्स को क्या कर दिया है, रिस्ट्रेन कर दिया है, तो वो श्रिंक नहीं कर पाएगा, यानी अपने जो उसका साइज़ है, जो भी उसके एजेस हैं उनको वो मतलब मूव नहीं करा पाएगा, कम नहीं करा पाएगा। तो उस टाइम पे जो आपका स्ट्रेस जनरेट होगा उसे हम क्या कहेंगे, टेंजाइल स्ट्रेस जनरेट करेंगे, मतलब टेंजाइल स्ट्रेस कहेंगे। तो टेम्परेचर इंक्रीज किया तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, टेम्परेचर डिक्रीज किया तो टेंजाइल स्ट्रेस, ठीक है। अगर रिस्ट्रेंड है तो ही हमारा स्ट्रेस जनरेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखिए एक बात ये देख लीजिए कि जो आपका अल्फा होता है ना, मतलब जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है, उसका पूछ लेता है ये, मतलब कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बताइए एल्यूमिनियम, ठीक है, जो आपका अल्फा, एल्यूमिनियम का जो अल्फा है वो, और एल्यूमिनियम क्या बोलते हैं, ब्रास का अल्फा है वो, या फिर कॉपर का अल्फा है वो, उनमें से कौन सा बड़ा है, सीरीज में पूछ लेता है कि भाई बताओ कौन सा बड़ा है, कौन ये जो सीरीज बनाई गई है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो क्या सही है क्या गलत है। तो उसके बारे में अगर पूछता है तो यहाँ पे देखिए उसके बारे में बताया गया है कि अल्फा जो एल्यूमिनियम का होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, जो अल्फा एल्यूमिनियम का होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और उसके बाद कौन होता है, तो अल्फा ब्रास का होता है, और उसके बाद अल्फा कॉपर का, और उसके बाद अल्फा स्टील का। इसे अगर आपको याद करना हो तो आप कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं कि ए फॉर एल्यूमिनियम सबसे आगे सबसे ज़्यादा, उसके बाद बी आता है, बी फॉर ब्रास, उसके बाद सी आता है, सी फॉर कॉपर, और डी उसके बाद मतलब लास्ट में सबसे हमारा क्या आएगा, एस, एस हमारा स्टील, ठीक है। तो ए बी सी एस से भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में, और बेसिकली इतनी ही चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन से। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कंपोजिट बार से भी रिलेटेड चीज़ें हैं, लेकिन उनमें भी वही लगता है जो मैंने आपको बता रहा हूँ ना, थर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन में भी जो अगर कंपोजिट बार की आप बात करेंगे तो उनमें भी वही क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट फॉलो होता है जो मैंने आपको नॉर्मल कंपोजिट बार के लिए बताया था, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है पिछले वीडियोज़ को अगर आपने देख रखा है तो बहुत वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज़ जाकर उसे देख लीजिए, जिसके थ्रू जो है आपको ये सारी चीज़ें और बेहतर तरीके से मालूम हो जाए। कि मैं आपको बता दूं पिछले वीडियोस में जो है हमने जो है रिलेशनशिप देखा था इलास्टिक कांस्टेंट का, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बार का जो है कितना इलोंगेशन होता है, ठीक है, ये सभी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ हो गई, उसके बाद फिर मॉडुलस वुडुलस हो गया, रेजिलेंस हो गया, फिर आपका स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस कर्व क्या होता है, कितने टाइप के स्ट्रेस होते हैं, कितने टाइप के स्ट्रेन होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है। तो आप मेक श्योर करें कि आप जो है पिछले वीडियो को फॉलो कर लें, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ कहूँगा कि अगर आपने अभी तक जो है हमारे इस क्रैश कोर्स से नहीं जुड़े, ठीक है, तो आप इस क्रैश कोर्स से जुड़ जाइए, जो कि SSC JEE 2024 के लिए टारगेटेड है, क्योंकि इसमें जो है टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों ही सब्जेक्ट्स को जो है हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं एक साथ मिलकर। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आप भी हमारे इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई थर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन की। अब हम बात करेंगे SFD BMD की, ठीक है। अब हम बात करेंगे शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मेरे कुछ ऐसे भाई हैं जो अपने डिप्लोमा की क्लासेस में अभी कर रहे हैं, मतलब जो अभी क्या बोलते हैं अपने डिप्लोमा की क्लासेस कर रहे हैं या फिर बीटेक की क्लासेस कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये जो वीडियो है वो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि बेसिक जो बेस होता है ना मेरे भाई, वो मैंने इसमें बता रखा है, ठीक है। और अगर आप क्लास में होते हैं, मतलब कि क्या बोलते हैं, जहाँ पे पहले जैसे आपका ये होता था, क्या कहते हैं को, मतलब कन्वेंशनल एग्जाम होता था, तो उस टाइम पे इससे रिलेटेड अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते थे कन्वेंशनली, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बट अभी भी इससे क्वेश्चंस आते हैं, बट उस लेवल का नहीं कि मतलब आपको सॉल्व करना पड़ जाए। तो इसमें जो है मैंने उसी को मतलब मद्देनज़र रखते हुए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ही सब चीज़ें ये की हैं, इंक्लूड की हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है। क्या चीज़ें हैं देखिए, तो बीम क्या, सबसे पहले हम पढ़ते हैं SFD BMD में कि बीम क्या होता है, ठीक है, क्योंकि हम बीम पे ही वर्क करने वाले हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि भैया हमारा बीम होता क्या है आखिर में। तो बीम एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है, ठीक है। बीम एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जिसपे आने वाले सभी लोड्स जो हैं वो कैसे हैं, वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है, ठीक है, यानी कि दैट इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोडिंग। वो स्ट्रक्चरल मेंबर जिसपे कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स लोडिंग ही एक्ट कर रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं, बीम कहते हैं, ठीक है। द पोर्शन ऑफ अ बीम इन विच शियर फोर्स इज कांस्टेंट इज नोन एज शियर स्पैन। और वो पोर्शन बीम का, ठीक है, बीम का वो पोर्शन, वो भाग जहाँ पे आपका जो शियर फोर्स है वो कांस्टेंट चला आ रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उतने मतलब डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, शियर स्पैन कहते हैं, ठीक है।
अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सपोर्ट्स की, कि हमारे सपोर्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बीम को भी पढ़ेंगे कि कितने टाइप के हमारे बीम होते हैं। तो अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ सपोर्ट्स की, ठीक है, तो सपोर्ट्स देखिए, एक है फ्री सपोर्ट या फिर रोलर सपोर्ट या फिर रॉकर सपोर्ट, ठीक है, जिसे हम बेसिकली जनरल टर्म्स में रोलर सपोर्ट ही हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो रोलर सपोर्ट हमारा क्या होता है, रोलर सपोर्ट, फ्री सपोर्ट या फिर रॉकर सपोर्ट। तो रोलर सपोर्ट क्या होता है, तो इसमें ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म होता है सपोर्ट का, इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सपोर्ट ऑन विच बीम रेस्ट फ्रीली, ठीक है, और ओनली वर्टिकल रिएक्शन इज फाउंड हियर, ठीक है। इसमें जो है, जैसे आप देख सकते हैं, इसे हम बेसिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें हम ऐसा मानते हैं कि जो हमारा बीम है वो चुपचाप बस है, मतलब ऐसे, मतलब सीधा सीधा जो है हमारे क्या बोलते हैं, कॉलम पे या फिर जो भी हमारा सपोर्ट है वहाँ पे जो है सिर्फ रख दिया गया है, और यहाँ पे जो है हमें सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन ही फाइंड आउट होता है, ठीक है। क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन ही फाउंड होता है, ठीक है। तो सिर्फ एक रिएक्शन मिलता है यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बिल्ट इन और फिक्स सपोर्ट की। किसकी, बिल्ट इन और फिक्स सपोर्ट की। तो फिक्स सपोर्ट हमारा कैसा सपोर्ट होता है, तो ये एक ऐसा सपोर्ट होता है जो हर तरह के मूवमेंट को क्या कर देता है, काउंटर करता है, हर तरह के मूवमेंट को जो है रिस्ट्रेन कर लेता है, और इसमें तीनों क्या बोलते हैं रिएक्शन मिलते हैं। इसमें तीनों टाइप के रिएक्शन मिलते हैं, RX, RY और M, ठीक है। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, रिएक्शन कब हमें मिलता है और कब नहीं मिलता है, मेरे कुछ भाइयों को ये भी नहीं मालूम होगा, या फिर मालूम भी होगा तो वो कहीं कन्फ्यूजन में होंगे, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था। तो मुझे जो मालूम है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए रिएक्शन तब मिलता है जब हम क्या करते हैं, जब हम उसके मूवमेंट को जो है क्या कर लें, रिस्ट्रिक्ट कर लें, ठीक है। मतलब कि अगर आप एक्स डायरेक्शन में किसी चीज़ को नहीं घूमने दे रहे हैं, अगर कोई एक्स डायरेक्शन है और उसमें आप मूवमेंट, जो आपका बीम है उसे आप उस डायरेक्शन में जो है मूव नहीं होने दे रहे हैं, फोर्स की वजह से मूव नहीं होने दे रहे हैं, रिस्ट्रेन कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तब जो है आपको एक्स डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा, रिएक्शन मिल जाएगा। अगर आप जाने दे रहे हैं तो बेसिकली वहाँ पे कोई भी रिएक्शन डेवलप नहीं होगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखें कि अगर यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है और यहाँ पे तीनों रिएक्शन मिल रहे हैं, मतलब कि उसमें किसी भी तरह का मूवमेंट हम अलाउ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं हिंज्ड और पिन सपोर्ट की, हिंज्ड और पिन सपोर्ट की। तो इसमें क्या होता है, गिव टू रिएक्शंस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे जो है हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन तो मिल जाते हैं, बट मोमेंट जो है, मोमेंट वो नहीं मिलता, क्योंकि मोमेंट यहाँ पे, क्योंकि हिंज है, पिन है, हिंज और पिन आप जानते होंगे। हिंज मतलब होता है, आपने देखा होगा अपने दरवाजे पे जो है ये लगा होता है, एक हिंज लगा होता है, जिससे कि हम उसे ये कर पाते हैं, ठीक है, मतलब घुमा पाते हैं बढ़िया तरीके से, तो उसे ही हिंज कहते हैं। और उस पर जो है सिर्फ दो तरह के सपोर्ट्स, दो तरह के रिएक्शन ही हमें मिलते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हमें मोमेंट नहीं मिलता, क्यों, क्योंकि वो जो है क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं ये है, जो हमारा सर्कुलेशन है उसे वो रिस्ट्रेन नहीं कर रहा, ठीक है, उसे वो होने दे रहा है, वो क्या कर रहा है, अपने आप को जो है मूव होने दे रहा है। किस तरह से, क्या बोलते हैं, रेडियली डायरेक्शन में, जिसे हम कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, सर्कुलेट होने दे रहा है, रोटेट होने दे रहा है, ठीक है, अपने आप को रोटेट होने दे रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे मोमेंट हमें नहीं मिलता, ठीक है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू मोमेंट। अच्छा, अब हम बात करते हैं अगले सपोर्ट की, जो कि है हमारा स्लाइडर सपोर्ट। क्या है हमारा स्लाइडर सपोर्ट, ये क्या होता है, तो ये है नो रिएक्शन इन द डायरेक्शन पैरेलल टू रोलर बिकॉज द मूवमेंट इज फ्री। ये एक ऐसा सपोर्ट होता है, जैसे आपने देखा होगा लिफ्ट में, ठीक है, वो हो गया लिफ्ट में, या फिर और भी बहुत सारी जगह होती हैं। हमारा रोलर सपोर्ट और स्लाइडर सपोर्ट में कुछ थोड़ा सा मतलब डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो ये काफ़ी हद तक मिलती जुलती सपोर्ट्स हैं, देख सकते हैं आप। क्या बोलते हैं, इनके जो ये भी हैं सिंबल्स भी हैं, वो काफ़ी मिलते जुलते हैं, ठीक है, काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो उनको देखिए क्या होता है, इनमें क्या हम करते हैं, ये जो है सिर्फ, अगर देखिए ये, अगर इसकी मैं बात करूँ, पर्टिकुलरली इस सिंबल की बात करूँ, तो ये सिंबल यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो ये सपोर्ट है वो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब वर्टिकल एक्सिस पे ही जो है मूव होने देगा, ना एक्स एक्सिस पे मूव होने देगा और ना ही जेड एक्सिस पे मूव होने देगा, और ना ही मूवमेंट देगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में मूव होने देगा। वहीं पे अगर हम बात करें हमारे रोलर सपोर्ट की, तो जो हमारा रोलर सपोर्ट होता है वो ये नहीं देखता कि एक्स एक्सिस में मुड़ रहे हैं, कि वाई एक्सिस में मुड़ रहे हैं, कि जेड एक्सिस में मुड़ रहे हैं, ये बस मुड़ जाता है, मतलब चलता है, ठीक है। अगर इस पर आप फोर्स लगाएंगे तो ये जो है आपका एक्स एक्सिस में भी चल सकता है, मतलब मूव कर सकता है, वाई एक्सिस में भी मूव कर सकता है, और जेड एक्सिस में भी मूव कर सकता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो स्लाइडर सपोर्ट है वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही मूव करता है, जिस क्या बोलते हैं, नो रिएक्शन इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द रोलर। जो रोलर का डायरेक्शन है उसके पैरेलली ही जो है मूव करता है, इसलिए हमें वहाँ पे रिएक्शन नहीं मिलता। अदर डायरेक्शन से जो हमें रिएक्शन मिलते हैं, यानी कि अगर हम इसे चाहें तो इसे हम अगर एक्स एक्सिस में चाहें मूव कराना तो वो मूव नहीं होगा, जेड एक्सिस में मूव करना चाहें तो मूव नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस पे मूव होगा। उसी तरह से अगर इसकी बात करें तो ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव होगा, वाई और जेड डायरेक्शन में मूव नहीं होगा। तो इस तरह से हम स्लाइडर सपोर्ट को बता पाते हैं। ये बेसिकली हम लिफ्ट में यूज़ करते हैं, या फिर आपने देखा होगा जो आपका ये होता है, क्या कहते हैं, गेट होता है, ठीक है, आपने क्या कहते हैं उस गेट को, कोलैप्सिबल डोर। जो आपका कोलैप्सिबल डोर होता है ना मेरे भाई, देखे होंगे उसके नीचे जो है ऐसे कुछ लगे होते हैं जिनके थ्रू हम उसे बंद कर पाते हैं और खोल पाते हैं कोलैप्सिबल डोर में, ठीक है। तो वहाँ पे भी इसी सपोर्ट का यूज़ होता है, ठीक है।
तो आई होप कि आप यहाँ तक जो चीज़ें हैं वो समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है, ठीक है, तो आप मेक श्योर करें कि आप जो है उसे कमेंट करें, जिससे कि मैं उसे अगले वीडियो में क्लियर आउट कर सकूँ। और पीडीएफ और नोट्स के लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ और नोट्स दे दूँगा। वैसे मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप अपने नोट्स बनाएं, जिससे कि आपको चल के आगे रिवीजन में दिक्कत ना हो। मैं तो दूँगा ही, लेकिन आपका नोट्स आपके लिए बेहतर काम करेगा, बेहतर साबित होगा, ठीक है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं टाइप ऑफ बीम की, ठीक है, हमारा टाइप ऑफ बीम। तो हमारे कितने टाइप के बीम होते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कैंटिलीवर बीम की। तो ये बीम कैसे हम इसे दिखाते हैं, तो देखिए इसका जो वन एंड होता है, जिसका जो, क्योंकि देखिए बीम के दो एंड होते हैं, एक एंड क्या होता है फिक्स होता है और एक एंड फ्री होता है, तो इसे हम कैंटिलीवर बीम कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सिंपली सपोर्टेड बीम की, तो इसका एक एंड जो होता है वो हिंज होता है, एक एंड हिंज होता है और एक एंड कैसा होता है, रोलर होता है, एक एंड हिंज और एक एंड रोलर, तो हमें क्या मिल जाएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम। अगर हम बात करते हैं ओवरहैंगिंग बीम की, तो ये दो तरह से हो सकता है, एक होता है सिंगल ओवरहैंगिंग बीम और एक होता है डबल ओवरहैंगिंग बीम, ठीक है, सिंगल ओवरहैंगिंग बीम और डबल ओवरहैंगिंग बीम। सिंगल ओवरहैंगिंग बीम की अगर हम बात करें सिंगल ओवरहैंगिंग बीम की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या होता है, हमारा सब कुछ सिंपली सपोर्टेड ही है, बस जो हमारा बीम है ना, ये जो हमारा बीम है, जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम है, सब कुछ वही है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम, यानी इसे हम एसएसबी बोलेंगे अब। तो जो हमारा एसएसबी है वही चीज़ है, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम बीम को थोड़ा सा सपोर्ट के आगे भी बढ़ा दे रहे हैं, ओवरहैंग करा दे रहे हैं, ठीक है, ओवरहैंग करा दे रहे हैं, तो इसे हम ओवरहैंगिंग बीम कह देंगे। तो अगर आपका सिर्फ एक साइड ओवरहैंग है तो उसे हम सिंगल साइड ओवरहैंगिंग बीम कहेंगे, और अगर आपका दोनों साइड है तो उसे हम डबल ओवरहैंगिंग बीम कहेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम की, ठीक है, प्रॉप्ड बीम की, किसी बीम की, प्रॉप्ड बीम की। अगर आपका कैंटिलीवर बीम ही है, लेकिन आपने फ्री एंड में कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट यूज़ कर लिया है, अगर आपका कैंटिलीवर बीम ही है, मतलब कैंटिलीवर बीम जैसा था हम लोग का वही है, कैंटिलीवर बीम ही है, लेकिन हमने कहीं ना कहीं उसके फ्री एंड को फ्री एंड नहीं छोड़ा, हमने कोई सपोर्ट यूज़ कर लिया, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वो बीम जिसका एक एंड क्या हो फिक्स हो और दूसरा एंड क्या हो कि किसी अदर सपोर्ट से सपोर्टेड हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। अच्छा, अब हम बात करते हैं फिक्स बीम की, ठीक है। हमारा फिक्स बीम क्या होता है, तो फिक्स बीम होता है हमारा वो बीम जिसके दोनों साइड क्या हो, फिक्स हो, क्या हो, फिक्स हो, तो उसे हम फिक्स बीम कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। चलिए ये भी सही है। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस बीम की। तो हमारा जो कंटिन्यूअस बीम होता है ना मेरे भाई, कंटिन्यूअस बीम वो बीम होता है जिसमें दो से अधिक सपोर्ट्स होते हैं, ठीक है, तीन या तीन से अधिक सपोर्ट आप कह सकते हैं, या फिर दो से अधिक सपोर्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर दो सपोर्ट हुआ तो वो तो हमारा सिंपली सपोर्टेड या फिर इन सब में आ जाएगा, बट अगर दो से ज़्यादा हुआ तो उसे हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस बीम कहते हैं, ठीक है, मोर देन टू सपोर्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारा शियर फोर्स क्या होता है और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, और किस तरह से ये सब चीज़ें जो है एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, और किस तरह से हम शियर फोर्स डायग्राम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, ये सब हम अगर जानना चाहें तो कुछ इस तरह से है। देखिए शियर फोर्स क्या होता है हमारा, ठीक है, हमारा अगर हम शियर फोर्स की बात करें तो शियर फोर्स क्या होता है, तो इट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल ट्रांसवर्स फोर्स टू द राइट और लेफ्ट ऑफ द सेक्शन। यानी कि अगर कोई बीम है, ठीक है, अगर कोई बीम है और उसका हम सेक्शन काट रहे हैं, ठीक है, अगर हम उसका कोई सेक्शन काट रहे हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, या फिर यहाँ पे भी दिखाया हुआ है, अगर ये कोई बीम था जिसे हमने एक्स सेक्शन से काट लिया है, तो इस सेक्शन के या तो लेफ्ट या तो राइट, या तो लेफ्ट या तो राइट, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, सिर्फ एक साइड की बात हो रही है, या तो लेफ्ट या तो राइट, अगर आप लेफ्ट जा रहे हैं तो लेफ्ट, या फिर राइट जा रहे हैं तो राइट, यानी कि सिर्फ एक साइड के जितने भी यहाँ पे फोर्सेस लग रहे हैं ना, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका अगर हम एल्जेब्रिक सम कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें जो है शियर फोर्स मिल जाएगा इस सेक्शन पे, ठीक है। तो ये जो है हमारा बात होता है शियर फोर्स का। चलिए और देखिए एक और चीज़, अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे दोस्तों को क्या बोलते हैं, इसमें जो है सिंबल जो है डिसाइड करने में बहुत दिक्कत होता है, तो उसकी अगर बात करूँ तो देखिए अगर जो है आप क्या कर रहे हैं, अगर आप जो है लेफ्ट सेक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब आपने जो सेक्शन कट किया, ठीक है, आपने ये सेक्शन कट कर दिया, तो सेक्शन कट कर दिया तो सेक्शन के अगर आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो आपका जो अपवर्ड फोर्स होगा वो कैसा होगा, जो आपका अपवर्ड फोर्स होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, अगर आप सेक्शन के लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप सेक्शन के राइट साइड मूव कर रहे हैं तो आपका जो डाउनवर्ड फोर्स होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, वो पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे अगर आप देखें, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि ये पॉजिटिव शियर फोर्स किस तरह से होता है, नेगेटिव शियर फोर्स कब काम करता है, तो अगर आप एक्स एक्सिस के राइट साइड मूव करेंगे तो आपका क्या होता है, अपवर्ड पॉजिटिव होता है, अगर क्या बोलते हैं डाउनवर्ड मूव करेंगे तो आपका नेगेटिव होता है, अगर हम सेक्शन के लेफ्ट साइड मूव करें तो डाउनवर्ड आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सॉरी डाउनवर्ड आपका क्या होता है, निगेटिव होता है, डाउनवर्ड आपका निगेटिव होता है और अपवर्ड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसे आप देख सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, आप इसे भी नोट कर सकते हैं और इसे आप समझने की कोशिश करेंगे तो बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। ऐसा इसमें बहुत कुछ खास चीज़ नहीं है, और अगर आप मतलब आप चाहें तो क्वेश्चन में खुद भी मान सकते हैं कि हाँ मैंने जो है अपवर्ड फोर्स को जो है पॉजिटिव मान लिया और डाउनवर्ड फोर्स को जो है नेगेटिव मान लिया, ऐसे आप शो कर देंगे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट हम इसे लेके चलते हैं क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड चीज़ है, स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं मान्यता है, तो ठीक है लेके चलते हैं, बट आप ऐसे अगर कर देंगे तो भी काम चल जाएगा, और अगर आप याद रख सकते हैं तो वेल एंड गुड।
अब हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की कि हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। तो देखिए, इट इज़ द रिजल्टेंट मोमेंट एट अ सेक्शन ड्यू टू ऑल द ट्रांसवर्स फोर्स आइदर टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन। जैसा हमने बात किया शेयर फोर्स के बारे में कि एक सेक्शन के या तो राइट साइड यानी कि सेक्शन के या तो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड जितने भी हमारे ट्रांसवर्स फोर्स लग रहे हैं उनका जो हम सम कर देंगे तो हमें शेयर फोर्स मिल जाएगा। उसी तरह से किसी सेक्शन के या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनकी वजह से जो मोमेंट, तो उन फोर्सेस की वजह से जो हमारा मोमेंट डेवलप होगा उसे ही हम क्या कहते हैं, बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपका कोई बीम है और उसका अगर हम सेक्शन कट कर रहे हैं तो उस सेक्शन के या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड जितने भी आपके फोर्सेस लग रहे हैं, शेयर फोर्सेस या फिर कह सकते हैं ट्रांसफर्स फोर्सेस, उनकी वजह से जो मोमेंट डेवलप होगा उसे हम क्या कहेंगे, बेंडिंग मोमेंट कहेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगर हम इसके सिंबल की बात करें, ठीक है, तो अगर इसकी सिंबल की बात करें तो देखिए, अगर आपका बीम क्या कर रहा है, यहाँ पे सैगिंग पॉजिटिव होता है और हॉगिंग निगेटिव होता है। आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि सैगिंग पॉजिटिव और हॉगिंग निगेटिव। यहाँ पे देखिए स्माइली बन रहा है, एक स्माइली बन रहा है ना, स्माइली मतलब पॉजिटिव। ठीक है, और एक सैड का जैसे मुंह बनाते हैं तो क्या करते हैं, ऐसा होता है तो क्या कहते हैं सैड, और ऐसे होता है तो क्या कहते हैं हैप्पी। तो हैप्पी पॉजिटिव, यानी कि अगर आपका सैगिंग हो रहा है तो पॉजिटिव और अगर हॉगिंग हो रहा है तो निगेटिव। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो अगर आपका ये आप सेक्शन कट करें तो सैगिंग कब होगा, या तो आप मतलब इस तरह से मूवमेंट लगाएंगे तो आपका सैगिंग होगा। तो अगर आप यहाँ पे बीच में सेक्शन कट करें तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आप सेक्शन के लेफ्ट साइड जाएंगे तो आपका अगर इस तरह से मूवमेंट लग रहा है, यानी कि अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है तो आपका क्या होगा, पॉजिटिव सैगिंग होगा। और अगर जो है क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज लग रहा है तो आपका कैसा होगा, निगेटिव क्या बोलते हैं, बेंडिंग मोमेंट होगा। तो इस तरह से आप इसे भी पता कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर की कि ये हमारा क्या होता है। तो देखिए भाई, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा बेंडिंग मोमेंट जो है वो अपनी साइन को चेंज करता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो हमारा जैसे देखिए, अगर बेंडिंग मोमेंट का जो बेंडिंग मोमेंट जो है अपना साइन चेंज कर रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, हमें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर मिल रहा है। और अगर जो हमारा शियर फोर्स है, जो हमारा शियर फोर्स डायग्राम है, उसमें अगर शियर फोर्स जो है अगर वो जो है अपने साइन को चेंज कर रहा है या फिर कहीं 0 पॉइंट पे आ रहा है, मतलब कि वहाँ पे जो है आपका बेंडिंग मोमेंट क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, इफ शियर फोर्स इज इक्वल्स टू 0 देन योर बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा ये भी बात हमने कर ली। अब हम बात करते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, तो ये वो पॉइंट होता है किसी डिफ्लेक्टेड बीम का, वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा क्या होता है, जहाँ पे हमारा जो है कर्वेचर का शेप जो है वो चेंज होता है। ठीक है, वो पॉइंट, वो डिफ्लेक्टेड बीम का वो पॉइंट या फिर वो जगह जहाँ पे कर्वेचर का शेप जो है वो चेंज होता है, यानी कि कॉनकेव से कॉन्वेक्स हो जाता है या फिर कॉन्वेक्स से कॉनकेव हो जाता है। ठीक है, आपका जो बीम डिफ्लेक्टेड बीम है उसका कर्वेचर क्या हो जाए, चेंज शेप करे, तो उसे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। अच्छा ये भी हो गया, चलिए सही है। अब मैं ये आशा रखता हूँ कि आपको यहाँ तक ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप इन सभी चीज़ों को है बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक है, डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स एंड रेट ऑफ लोडिंग के बारे में। ठीक है, यानी कि जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है, जो हमारा शियर फोर्स है और जो हमारा लोडिंग है उसमें क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, वो उसकी बात करें तो देखिए डी एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। यानी कि कहीं ना अगर मतलब कहीं ना कहीं अगर आप क्या कर रहे हैं, आप जो है अपने शियर फोर्स का अगर स्लोप निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर आप अपने शियर फोर्स का स्लोप निकाल रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको रेट ऑफ लोडिंग मिल जाएगा। ठीक है, स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम क्या आपको दे देगा, रेट ऑफ लोडिंग दे देगा। उसी तरह से अगर हम बात करें, अगर हम मोमेंट का क्या कर रहे हैं, मोमेंट का स्लोप निकाल देना है, क्या कर रहे हैं, अगर हम मोमेंट का स्लोप निकाल रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप निकाल रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें शियर फोर्स मिल जाएगा। यानी कि अगर आप डी एफ बाई डी एक्स करेंगे, ठीक है, अगर आप डी एफ बाई डी एक्स करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस डब्ल्यू मिल जाएगा। अगर आप डी एम बाई डी एक्स कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको क्या बोलते हैं, शियर फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रख के चलनी है क्योंकि पूछ लेता है डायरेक्टली, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा अब हम बात करते हैं अपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, वो ये है कि अगर देखिए एम फाइनल माइनस एम इनिशियल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द एस एफ डी बिटवीन दोज टू सेक्शंस। ठीक है, तो ये भी है कि मतलब पॉइंट है एक कि अगर आपका जो मोमेंट फाइनल मोमेंट है, मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जो आपका फाइनल मोमेंट है वो और जो इनिशियल मोमेंट है वो, अगर आप इसको जो है क्या बोलते हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके डिफरेंस को निकालेंगे तो जो चीज़ वैल्यू आपको मिलेगी ना, जो मैग्नीट्यूड, वो क्या होगा, वो एस एफ डी के एरिया के बराबर होगा। ठीक है, एस एफ डी के उन सेक्शन के बीच में जितनी एरिया बन रही है उसके बराबर होगा। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा ठीक है, आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ लोडिंग की। ठीक है, कि किस टाइप ऑफ लोडिंग के लिए हमारा किस तरह से शियर फोर्स डायग्राम बनता है और किस टाइप ऑफ लोडिंग के लिए हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरह से बनता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो अगर आपका पॉइंट लोड है, ठीक है, अगर आपका पॉइंट लोड है तो आपका शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। और अगर आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, तो वो इंक्लाइंड लीनियर बनेगा। ठीक है, अगर हम बात करें यूडीएल की तो शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा, इंक्लाइंड लीनियर बनेगा, इंक्लाइंड लीनियर बनेगा। और जो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो कैसे बनेगा, वो सेकंड डिग्री पैराबोला बनेगा।
और अगर आप यूवीएल लगा रहे हैं, यूडीएल मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और यूवीएल मतलब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, तो अगर आप यूवीएल लगा रहे हैं तो आपका जो एसएफडी है उसमें कौन सा कैसे मतलब डायग्राम बनेगा, तो 2 डिग्री पैराबोलिक बनेगा, और अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करें वो 3 डिग्री पैराबोलिक बनेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, तभी आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम को जो है बेहतर तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ पे लोडिंग कौन सा लग रहा है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केसेस की। ठीक है, कुछ ऐसे केसेस, कुछ ऐसे कंडीशंस जिनमें जो है आपको ये इसकी वैल्यूज़ जो है वो टप्पा-टप्पी याद होनी चाहिए, मतलब कि डायरेक्टली याद होनी चाहिए, जिससे कि जो है आपको एग्जाम में आसानी होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो वो क्या है, देखिए बेसिकली 8 ही मतलब 8 कंडीशंस हैं जिन्हें मैं आपको बता रहा हूँ, जिनकी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला है क्या, कैंटिलीवर बीम के लिए। ठीक है, पहला कैंटिलीवर बीम के लिए है, और उसके बाद फिर है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। ठीक है, एसएस बीम के लिए। तो देखिए कैंटिलीवर बीम के लिए क्या क्या है, अगर आपका कैंटिलीवर पे क्या लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट लोड लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैंटिलीवर बीम है जिस पे आपका पॉइंट लोड लग रहा है फ्री एंड पे, जिसका स्पैन एल है, तो यहाँ पे आपका एसएफडी कैसे बनेगा, तो यहाँ पे आपका एसएफडी कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा, रेक्टेंगुलर डायरेक्शन मतलब रेक्टेंगुलर शेप का। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का जो है आपका एसएफडी बनेगा। और आई होप कि आपने जो अपने क्लासेस जब की होंगी, मतलब कि जब आपके क्या बोलते हैं कॉलेज की क्लासेस, तो अब आपको जो है एसएफडी बीएमडी के बारे में बताया हुआ है कि किस तरह से जो है डायग्राम हम बनाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ बताना चाहूँ थोड़ा सा, तो जैसा हमने यहाँ पे बात की थी ना ऊपर कि आपका पॉइंट लोड लग रहा है तो आपका शेयर फोर्स कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो उस तरह से हम बात करें तो क्योंकि यहाँ पे डब्लू लग रहा है तो हमने यहाँ पे बना दिया एक सीधा स्ट्रेट डब्लू। ठीक है, उसके बाद क्योंकि इतने स्पैन में कोई लोड नहीं लग रहा है तो हमने क्या किया, हम उसे ऐसे लेके गए सिंपली। ठीक है, हम यहाँ पे लेके गए, और उसके बाद जो है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है फिर से डब्लू रिएक्शन लग रहा होगा तो हमने लाके यहाँ पे फिर से कोलैप्स करा दिया। और ये जो लाइन है, ये जो नीचे वाली लाइन है, ये या फिर ये दिखा रहा है कि ये जो हमारा 0 0 वाला लाइन है। ठीक है, ये हमारा 0 0 वाला लाइन है जो था मतलब बेस लाइन है। ठीक है, बेस लाइन है बस। तो हमारा जो मतलब ये बनता है डायग्राम बनता है वो किस तरह से बनता है, रेक्टेंगुलर बनता है। उसी तरह से ठीक है, अगर हम बात करें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की तो वो हमारी किस तरह से बनती है, तो हमारे ट्रायंगुलर शेप की बनती है। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप की बनती है, और ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू तो WL, ये चीज़ पूछ ली जाती है, यही चीज़ याद रखनी है आपको कि WL। ठीक है, आपका मोमेंट कितना लगता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लगता है WL। उसी तरह से अगर आपका जो कैंटिलीवर बीम है उस पर अगर आप UDL लगाएं, W पर मीटर लेंथ के, मतलब इस पर W मतलब W लोड पर मीटर लेंथ, तो उसमें क्या होगा, उसमें आप देखेंगे तो उसमें आपका जो शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, जिसमें जो है यहाँ पे आपका W/L जो है करके पूरा मैक्सिमम लोड लग रहा होगा, मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना लग रहा होगा, W/L के बराबर होगा। और आपका जो ये लग रहा होगा क्या कहते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, उसमें आपका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा कितना होगा, WL²/2। ठीक है, WL²/2 इतना बेंडिंग मोमेंट लगेगा। यहाँ पे जो है मैं आपको फिलहाल जो है इन कंडीशंस के बारे में बता देता हूँ, और एक छोटा मोटा वीडियो में कभी मतलब आज या कल में मुझे समय मिलता है तो मैं आपको बना के दिखा दूंगा कि किस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ सकता है इन चीज़ों को। फिलहाल आप इन चीज़ों को जो है याद कर लीजिए, और आपको मालूम हो तो फिर वेल एंड गुड, नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, आप एक बार बुक में जाके देख सकते हैं, आपको जो है बेहतर तरीके से पता चल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपका जो है कोई कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, अगर आपका जो है कैंटिलीवर बीम है और कैंटिलीवर बीम पे हम क्या कर रहे हैं, हम जो है यूवीएल लगा रहे हैं, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगा रहे हैं, तब जो है हमारा जो शेयर फोर्स डायग्राम का जो ये बनेगा, क्या बोलते हैं शेयर फोर्स डायग्राम का जो डायग्राम बनेगा शेयर फोर्स का, वो कैसे बनेगा, तो वो बनेगा 2 डिग्री पैराबोला के साथ। कैसा बनेगा, 2 डिग्री पैराबोला के साथ बनेगा। और यहाँ पे जो आपका ये लग रहा होगा मैक्सिमम शेयर फोर्स, वो कितना लग रहा होगा, WL/2। ठीक है, WL/2 जो है आपका मैक्सिमम शेयर फोर्स लग रहा होगा। और अगर अब हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, तो ये कैसे बनेगा, तो इसमें जो है 3 डिग्री कर्व का यूज़ होगा, और इसमें जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बनेगा वो कितना बनेगा, WL²/6। कितना बनेगा, WL²/6। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपने सिंपली सपोर्टेड बीम की क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम की अगर हम कंडीशन की बात करें तो पहला कंडीशन यही है कि हमारे सिंपली सपोर्टेड बीम पे जो है W लोड लग रहा है बीच में, L/2 देख रहे हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम में L/2 यानी कि बीच में जो है हमारा W पॉइंट लोड लग रहा है। तो जब हमारा पॉइंट लोड लगता है तो देखिए क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, आपको पता होगा कि यहाँ पे रिएक्शन लगेगा और यहाँ पे रिएक्शन लगेगा। रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी, W/2 और W/2। ठीक है, W/2 और W/2। आप क्या करिएगा, अब इसका डायग्राम बनाइएगा तो देखिए, क्योंकि यहाँ पे और कोई लोड नहीं लग रहा, सिर्फ W/2 लग रहा है, W/2 ऊपर गया। ठीक है, ऊपर गया, बेसिकली यहाँ पे नीचे आना चाहिए था, मतलब जैसा स्टैंडर्डली वर्क होता है, बट मुझसे मतलब यहाँ पे मैंने लिखा भी कि इसे रोटेट कर दीजिएगा, तो यहाँ पे जो है मतलब मुझसे थोड़ा सा गलती बना है। ठीक है, इसके आप कट कर सकते हैं, यहाँ पे आप बना सकते हैं कुछ इस तरह से कि यहाँ पे जो W मतलब कैसे बनेगा शेयर फोर्स डायग्राम, तो आपका नीचे जाएगा। ठीक है, W/2 नीचे जाएगा, उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पे हमने बना लिया W/2, उसके बाद इसने स्पैन पे कोई लोड नहीं लग रहा है,
तो इतने स्पैन पे हम यहाँ तक आ जाएंगे, वैसे ही आधे लेंथ तक। फिर यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्योंकि यहाँ पे हम एक मतलब डब्ल्यू लग रहा है, डब्ल्यू लोड लग रहा है, और किस तरह से लग रहा है, तो इस लोड के जो है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है हम इस डब्ल्यू को दिखाएंगे, तो हमारा डब्ल्यू जो है कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है, हमारा डब्ल्यू हमने दिखा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर इतने डायरेक्शन तक जाएंगे, इतने डायरेक्शन तक अगर हम जाएँ तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे भी कुछ फोर्स नहीं लग रहा है, तो यहाँ तक हमारा स्ट्रेट आएगा, और फिर हमें यहाँ पे W/2 लोड मिल रहा है, जिसे हम यहाँ पे ला के मिला देंगे और हमारा जो है शियर फोर्स डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो बस यही चीज़ था। और अगर हम बात करें हमारे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, तो उसे भी हम बना सकते हैं आसानी से इसी तरह से। और इसमें जो आपका मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, WL/4, कितना मिलेगा, WL/4। अब हम बात करते हैं अगले कंडीशन की, तो वो क्या है, देख सकते हैं कि अभी हमने जाना कि हमारा जो डब्ल्यू लोड लग रहा है वो L/2 पे लग रहा है, ठीक है, सेंटर पे लग रहा है, सिंपली सपोर्टेड बीम पे। लेकिन अगर वो सेंटर पे लग के कहीं और डायरेक्शन पे लगे, ठीक है, और उसका कुछ जो ये है, क्या कहते हैं, पॉइंट है, वो जो पॉइंट है जहाँ पे वो लग रहा है पॉइंट लोड, वो कुछ इस तरह से हो कि वो एक सपोर्ट से ए लेंथ पे हो, ए डिस्टेंस पे हो, और दूसरे सपोर्ट से बी डिस्टेंस पे हो, तब जो उसका शियर फोर्स डायग्राम बनता है वो किस तरह से बनता है, तो वो तो कुछ इस तरह से ही बनेगा। बस ये हुआ कि ये जो जीरो वाला पॉइंट है यहाँ पे जो ये चेंजिंग हो रहा है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि हमारा क्या बोलते हैं रिएक्शन कितना जनरेट होगा उस समय पे, क्योंकि यहाँ पे तो बीच में था तो डब्ल्यू को हमने सीधा हाफ कर दिया, W/2, लेकिन यहाँ पे जो है वो कितना लगेगा, WA/ जो आपका यहाँ पे जो मतलब देखिए आप कह सकते हैं कि ये सपोर्ट ए है और ये सपोर्ट बी है, ठीक है, सपोर्ट ए और बी अगर आप नाम दे दें, तो जो आपका सपोर्ट बी है ना मेरे भाई, वहाँ पे कितना रिएक्शन लगेगा, तो वहाँ पे उल्टा आप कर देंगे, WA/A+B, ठीक है, ये ए वाला पॉइंट जो है हम यहाँ पे ला लेंगे, ठीक है, उल्टा अपोजिट वाला, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और अगर हम बात करें ए पॉइंट पे, तो आपको कितना लग रहा है, WB/A+B, ठीक है, मतलब यहाँ पे ए वाला लग रहा था तो यहाँ पे हमने बी कर दिया, समझ रहे हैं, या मतलब आप उल्टा कर सकते हैं तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, बस इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो WB/A+B आपको कहाँ पे लगेगा, ए पे लगेगा, और बी पे क्या लगेगा, WA/A+B, ठीक है, अल्टरनेट कर देंगे हम लोग, तो ये चीज़ हो जाएगा हमारा, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लगेगा वो कितना लगेगा, तो यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लगेगा वो होगा PAB/A+B, यहाँ पे P नहीं W होगा, ठीक है, W होगा, तो WAB/A+B, इतना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे अकर होगा, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम में, जब क्या हो, जब आपका जो है पॉइंट लोड लग रहा हो किसी मतलब मिड पॉइंट से छोड़ के किसी अगर अलग पॉइंट पे। अगर हम बात करते हैं अगले कंडीशन की, जो कि सिंपली सपोर्टेड बीम है और आपका जो है यूडीएल लग रहा है पूरे लेंथ पे, तब जो है आपका शियर फोर्स कुछ इस तरह से मतलब शियर फोर्स डायग्राम जो है कुछ इस तरह से बनेगा, और जो मैक्सिमम शियर फोर्स जनरेट होगा वो कितना होगा, WL/2 पे, और इसमें जो आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर होगा वो कितना होगा, तो वो होगा WL²/8, और यहाँ पे जो है 2 डिग्री कर्व का जो है डायग्राम बनता है, ठीक है, 2 डिग्री कर्व बनेगा, और जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो कितना होगा, WL²/8 होगा, और ये कहाँ पे बनता है, तो ये एकदम मिड पॉइंट पे बनता है जहाँ पे आपका शियर फोर्स क्या हो, जीरो हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो मिड पॉइंट पे ये जो है आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर करता है, WL²/8, ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो SSB है, यानी सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर हमारा जो है क्या लग रहा है, UVL लग रहा है, ठीक है, हमारा UVL लग रहा है। तब जो है UVL में हमारा किस तरह से शियर फोर्स डायग्राम बनता है उसकी बात करें, तो उसमें जो है 2 डिग्री कर्व का कुछ इस तरह से डायग्राम बनता है, ठीक है, जहाँ पे एक एंड पे जो है, जो कि मतलब आपका फारदेस्ट एंड होता है, जो आपका फारदेस्ट एंड है, मतलब कि क्या बोलते हैं, जो सबसे बड़ा वाला लोड लग रहा है उससे सबसे जो फारदेस्ट एंड है उसकी बात करें, तो वहाँ पे WL/6 लोड लग रहा है, और मतलब WL/6 क्या बोलते हैं रिएक्शन जनरेट होगा, और जो सबसे नियरेस्ट एंड है वहाँ पे क्या हुआ, WL/3, ठीक है, WL/3 यहाँ पे, WL/6 फारदेस्ट वाले पे। और अगर हम बात करें ये कहाँ पे लगता है, मतलब कि इसका जो है मिनिमम शेयर फोर्स कहाँ पे आता है, तो मिनिमम यानी जीरो वाला शेयर फोर्स, तो वो कहाँ पे आ रहा है, L/√3 पे, L/√3 पे। और ये हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, ये हम इसलिए फाइंड आउट कर रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारा जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो कहाँ पे मैक्सिमम होगा, जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है वो मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो वो L/3 डिस्टेंस पे ही होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा L/3 डिस्टेंस पे ही होगा, देख रहे हैं यहाँ पे मैंने दिखाया कि L/3 डिस्टेंस पे ही जो है हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर होगा, कितना, WL²/9√3, WL²/9√3, इतना जो है हमारा क्या बोलते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा L/3 डिस्टेंस पे। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट कंडीशन के बारे में कि सिंपली सपोर्टेड बीम है और दोनों जगह से हमारा UVL लग रहा है और बीच में जो है हमारा मैक्सिमम लोड लग रहा है, ठीक है, UVL है दोनों तरफ से। तो यहाँ पे जो है जो आपका मैक्सिमम वर्टिकल रिएक्शन जो आपको मिलेगा सपोर्ट्स पे वो कितना मिलेगा, WL/4 दोनों एजेस पे, क्योंकि आप देख सकते हैं सिमेट्रिकल लोडिंग है, और इसमें जो है आपका जो है क्या बोलते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना मिलेगा, तो उसकी बात करें तो WL²/12 कितना मिलेगा, WL²/12 हमें मिलेगा, और कहाँ पे मिलेगा, तो हमें मिड पॉइंट पे मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया कि हमारा सिमेट्रिकल लोडिंग है तो हमारा क्या होगा, शेयर फोर्स जीरो, मतलब मिड पॉइंट पे जीरो होगा, ठीक है। तो हमारा जो मिड पॉइंट पे है WL²/12 हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा, और हमारा जो डायग्राम बनेगा वो किस तरह से बनेगा, 3 डिग्री कर्व से बनेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी जो हमें पता होनी चाहिए थी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से रिलेटेड, और इन सभी चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है।
और ये सब चीज़ें थी, आपने कंडीशंस देख लीजिए, ठीक है। इन सब चीज़ों में अब क्या बोलते हैं, इन सभी चीज़ों को याद रख लीजिएगा। शियर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, इनका डायग्राम कैसे बनता है, कहाँ पे हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है, कहाँ पे हमारा शियर फोर्स 0 होता है, फिर उसके साथ साथ हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना मैक्सिमम, मतलब उसकी वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की, WL²/8 कब होता है, WL²/12 कितना होता है, कब होता है। इन सब चीज़ों को आप याद रखिएगा। DM/dx = F, DF/dx = -W, इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो है आपको याद रखनी है और शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि नोट्स और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इसके साथ साथ आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपका और मेरा जो इंटरेक्शन है वो और बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप भी हमारे इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं और आपने टेक्निकल की या फिर नॉन टेक्निकल की दोनों की क्लासेस जो है वो आप कैरी ऑन कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन को गारंटीड कर सकते हैं, अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। तो ये था इस वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।